सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो जनाब, जहां पर हम कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए खासी संगीन हो सकती है, और इस पर बात करेंगे कि उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है और जिन लोगों की डिलीवरीज हैं, जिन खवातीन के लिए, वो क्या कर सकती हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साइमा सिद्दीक चौधरी साहबा मौजूद है जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साइमा। सबसे पहले ये जो खवातीन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनका क्या इम्यून सिस्टम दीगर लोगों के मुकाबले में कमजोर होता है? उन्हें किस हद तक एहतियात करनी है कोरोना के इस सारे पेंडेमिक में? वालेकुम सलाम रिमशा, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर चैनल 92। इसमें ये है कि प्रेग्नेंट वेमेन जो है ऑर्डिनरी पीपल से उनका कोई इम्यूनिटी सिस्टम कोई खास डिस्टर्ब नहीं होता, उनको जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल ही लिया जाता है। लेकिन एक जनरल ओवर में उनको ये कहा गया है कि दे आर इन अ वल्नरेबल ग्रुप बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ स्टेट जिसके अंदर उनका जो बॉडी सिस्टम है वो ऐसा ऑल्टर हो सकता है कि उनका रिएक्शन टू द वायरल इन्फेक्शन, खुदा न खास्ता अगर उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो सकता है। तो इसलिए उनको एज अ वल्नरेबल ग्रुप कहा गया है। लेकिन एहतियातों में और उनका इन्फेक्शन रिस्क और उनका जो ट्रीटमेंट है सारा कुछ जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पीपल होगा। उनको जो हम कहते हैं कि ओल्डर पीपल दे आर मोर एट रिस्क, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनकी इम्यूनिटी कम हुई होती है, या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में होते हैं जैसे डायलिसिस हो गया या कोई और उनको प्रॉब्लम चल रही होती है, वो ज्यादा एट रिस्क है एज कम्पेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन और ऑर्डिनरी पीपल। दे आर जस्ट वन एंड द सेम जितनी अभी तक स्टडीज हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस तो अभी जल्दी ही है, इन्फेक्शन तो इतना ज्यादा तो है नहीं। ठीक जी। तो डॉक्टर साहिबा, इस वक्त इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उसको स्ट्रांग रखने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, कौन सी डाइट लें जो कि प्रेग्नेंट खवातीन हैं? अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ही हम लोग जो नॉर्मली ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स हम उनको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते रहते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते रहते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहते हैं। सपोजिटली अगर एनीमिक है तो एनीमिया को करेक्ट किया जाता है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज को इंक्रीज किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन डी और विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। विटामिन सी आपको पता है ये सारी जो जितने भी ये विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये वो ज्यादा लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है दीज काइंड ऑफ फूड्स, और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। विटामिन सी सप्लीमेंट्स वैसे भी मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, वो भी ले सकते हैं। और विटामिन डी की हम नॉर्मली भी उनको देते हैं कि वो लेती रहे ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। सही है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के जैसे कि अभी आपने भी कहा एंटीनेंटल विजिट्स होते हैं, बार बार हॉस्पिटल जा रही होती हैं, डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, तो वो जब हॉस्पिटल जाएं और घर को वापस आएं तो उनको किस हद तक और कितनी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि अगर वो अस्पताल में जाएं तो किस तरह से जो ना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें? डॉक्टर साइमा, प्रेग्नेंट वुमेन में एक तो ये है कि अगर उनको कोई पहले उनकी हिस्ट्रीज ऐसी नहीं है कि उनकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, नॉर्मल उनकी प्रेगनेंसीज चल रही हैं, तो जब तक ये कोरोना पेंडेमिक है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने हॉस्पिटल से फोन करके पूछ लें कि उनको आने की जरूरत है कि नहीं। अगर तो उनका चल सकता है कि 1 या 2 महीने तक हम डिले कर सकते हैं उनकी एंटीनेटल विजिट, तो हम कर सकते हैं। अननेसेसरीली उनको हॉस्पिटल नहीं बुलाना, उनको आयरन कैल्शियम और जो सप्लीमेंट्स उनके चल रहे हैं वो चलते रहें। लेकिन ऑन द बेसिस कि जी कोरोना चल रहा है और उनको अपनी एंटीनेटल विजिट्स को हमने रोकना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है लाइक जो सिम्टम्स कोरोना के हैं जिसमें आ जाते हैं फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक या और जो सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग, अगर उस तरह के उनको सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीन एंटीनेटल विजिट्स या अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि प्रेगनेंसी को थ्रू आउट जो एंटीनेटल विजिट्स उनका एक फॉर्मा बनाया होता है वो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी बेबी की हेल्थ के लिए बनाया होता है। अगर उस तरह के उनको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो अपनी रूटीनली एंटीनेटल विजिट्स जरूर करें, लेकिन एहतियात करें कि जिस तरह के है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करनी, कोशिश करें कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आए हॉस्पिटल, अपने हैंड वॉशिंग अपने रेगुलरली करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें कि अगर जाना है तो एक बंदे के साथ जाना है, बच्चों को साथ बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लेके जाना उन्होंने। और जब हॉस्पिटल से अपनी विजिट करके आए तो अपना हाथ वगैरह वो अच्छी तरह से धोएं, जैसे 20 सेकंड्स के लिए उन्होंने काउंट करके अपने हाथ धोने, अपना फेस वगैरह वॉश करें, कपड़े फौरन चेंज कर दें, उनको कपड़ों को वॉशिंग के लिए डाल दें। तो ये एहतियातें हैं जो उनको प्रेग्नेंट वुमेन को करनी है। और अगर उनको इमरजेंसी में जाना है तो वो फौरन जिन खवातीन की डिलीवरीज हैं डॉक्टर साहिमा, वो किस हद तक एहतियात करें, और फिर उनके बच्चे जब डिलीवर हो रहे हैं और बिल्कुल न्यू बॉर्न हैं तो वो तो हाई रिस्क में नहीं होते?
नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसा सच हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिस्क्स होते हैं कोरोना, अगर खुदा ना खास्ता औरत को कोरोना हो जाता है तो उसमें क्या रिस्क हैं। अभी तक तो यही है कि उससे कोई मिसकैरेज का कोई रिस्क नहीं होता, और टू बेबी ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें बहुत कम रिस्क है। बहुत ही पूरी दुनिया में तकरीबन 2 केसेस उनको मिले हैं ऐसे जिनमें बेबी को आफ्टर डिलीवरी इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसकी उनको ये रीजन नहीं पता चली कि वो मतलब उसको यूट्रस के अंदर हुआ था कि डिलीवरी के बाद हुआ था। दूसरी ये कि नॉर्मल जिस तरह अगर तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की तरह उनकी डिलीवरीज की जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के उनकी डिलीवरी करनी है, कि उनको नहीं पता कि ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कोरोना कैरियर है या फिर कोरोना का पेशेंट है। उन्होंने अपनी जो है एहतियातें लेनी है, लेकिन डिलीवरी के बाद बेबी को एज सच कोई रिस्क नहीं है मदर से अगर उसको सिम्टम्स नहीं है। अगर उसको सिम्टम्स हैं तो उसको कमरे में जरूर रखा जाता है उसके साथ, मदर के साथ, बिकॉज आपको पता है बेबी की बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी यही है कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर उसको कोरोना वायरस है तब भी उसने अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ अपने हैंड वॉशिंग करने हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले अपने मास्क पहनना है और उसके सामने कफ नहीं करनी बच्चे के सामने। तो ये एहतियातें करके शी कैन इवन ब्रेस्ट फीड। सही है। सो डॉक्टर साहिमा वेरी क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल में जब आपने बताया कि बच्चों की केयर भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, दूसरी बात ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सरसाइज और वॉक करने के लिए उनको कहा जाता है, डीप ब्रीदिंग करने के लिए उन्हें बहुत कहा जाता है क्योंकि आखिर के दिनों में सांस का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो इसको किस हद तक प्रैक्टिस करें और क्या कर सकती हैं घरों में रहते हुए? घरों में रहते हुए वो नॉर्मल अपनी जो रेगुलर हम उनको कहते हैं कि लाइट सी वॉक करें, लाइक 10 to 20 मिनट्स, वो आराम से अपनी वॉक घरों में भी कर सकती हैं। अगर उनका कोई सेहन है तो उसमें भी कर सकती हैं। अपने रूम्स को वो वेंटिलेटेड रखें, और डीप ब्रीदिंग में हम बहुत ज्यादा उनको ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग करें, नॉर्मल जो थोड़ी ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रखें अपनी। और अगर कोई कांटेक्ट उनको लग रहा है कि कोई भी उनका कोई नौकर या उनकी कोई फैमिली मेंबर्स कोई कफ कर रहे हैं तो उससे वो आइसोलेट हो जाएं, उससे अवॉइड करें, उससे कांटेक्ट नहीं उन्होंने रखना। ये एहतियातें हैं अपनी, और नॉर्मल अपनी रूटीन को नॉर्मल रखें। अगर घर में भी किसी को खांसी नज़ला हो या कोई बाहर से आ रहा हो जिसको नज़ला जुकाम वगैरह हो तो घर में भी मास्क वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर उनको शक है कि कोई भी कफ कर रहा है, एक तो बिल्कुल उनसे दूर हो जाएं, वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं, उन लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रहें। और अगर उनको कांटेक्ट करना भी पड़े तो उनसे वो दूर हो जाएं, ठीक है। मास्क पहन लें, अपनी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं फौरन जाके अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। अगर उनको शक है कि उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है तो जस्ट जाके 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथ वगैरह वो धो लें, अपना मुंह वगैरह वॉश करें, कपड़े चेंज कर लें अगर उनको ऐसा लगा है कि उनका इस सस्पेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हुआ है। सही है। तो डॉक्टर साहिबा एक और चीज़ ये होती है कि अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि गर्म कावे, स्टीम वगैरह का इस्तेमाल करें, गर्म चाय का इस्तेमाल करें तो आप उससे महफूज रह सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है ग्रीन टी वगैरह को उनको एज सच कोई नहीं रेकमेंड किया जाता कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इस सिचुएशन में क्या कोई कावा या ग्रीन टी या चाय ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं? जी रिमशा, इस तरह का मतलब कोई भी नॉर्मल, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन और उनके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनमें कोई इस तरह की कोई डिस्टिंक्शंस नहीं है। ग्रीन टी को हम बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अवॉइड नहीं करवाते। प्रेग्नेंट वुमेन ग्रीन टी ले सकती हैं, कहवा ले सकती हैं। उनको अपना थ्रोट को मॉइस्ट रखना है, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, मतलब अपने थ्रोट को वो गीला रखें, बहुत ठंडा पानी से अवॉइड करें क्योंकि ठंडे पानी से सोर थ्रोट हो भी जाता है। अगर कोरोना ना भी हो तो खामखा का शक डेवलप हो जाएगा, खामखा की एंजाइटी डेवलप हो जाएगी। तो उनको अपना नॉर्मल थ्रोट को ड्राई नहीं रखना। कहवे चाय ले सकती हैं, कैफीन से हम अवॉइड करवाते हैं कि जो है कॉफी से अवॉइड करें, लेकिन पानी और जिस तरह के जूसेस वगैरह वो लें, और साथ कहवा भी ले सकती हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग कहवा। सही है। घर में रहते हुए क्योंकि सब क्वारंटाइन में है और खाना पीना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है आजकल घरों में रहते हुए, सो एक्सरसाइज किस तरह से कर सकती हैं प्रेग्नेंट वुमेन ताकि अपनी बॉडी को टोन भी रखें और हेल्दी भी रहें? मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि वॉक करें ड्यूरिंग आपने प्रेगनेंसी। कोई हैवी एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ब्रिस्क वॉक या नॉर्मल हमारी वॉक होती है, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज अ वुमन कैन डू ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। आपने साइकिलिंग वगैरह भी इन सारी चीजों को घर में बैठ के नहीं करना। आपने जस्ट वॉक करते रहो, अपने आप को एक्टिव रखो बस। वैसे ही नॉर्मली एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि कोई घर में कोई हेल्प नहीं हो रही, कोई कुकिंग में नहीं, सारा कुछ तो आपने खुद ही करना है। तो लेकिन अपनी एक जो हेल्दी, ये इससे इन सारे कामों से जो घरों के काम होते हैं इनसे तो पेशेंट या जो औरत है वो थक जाती है।
इसलिए उसको 10 to 20 मिनट्स अपने आप को देना है। वो नॉर्मल रेगुलर थोड़ी थोड़ी वॉक करे, जिससे वो उसके हार्मोन्स भी अच्छे रहेंगे, वो मेंटली भी स्टेबल रहेगी, मेंटली स्ट्रेस आउट नहीं होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट के हवाले से और वैसे अभी इस वक्त कोरोना की सूरत हाल में प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहती हैं डॉक्टर साहिमा? बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में हर चीज का एक एक ना पोर्शन आ जाता है कि प्रोटीन्स भी उन्होंने लेने हैं, उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने, उन्होंने फैट की भी बहुत ज्यादा, मतलब नॉर्मल जितनी फैट वो लेना है उन्होंने वो लेनी है, बहुत ज्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने होते। जो बैलेंस डाइट होती है कि एक एक थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर चीज का वो लें। प्रोटीन्स लें जिससे इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है, जिसमें चिकन, फिश, मीट, ये वाली ये चीजें खाएं। विटामिन सी की लॉट्स ऑफ इनटेक लें। अगर अभी भी थोड़े से कीनो वगैरह मिल जाते हैं, अगर उनको वो फ्रेश जूस बना सकती हैं तो वो उसका जूस पिएं। दूध पिएं, दूध चीज इस्तेमाल करें, अपने अंडे वगैरह, ये जो नॉर्मल उनकी रूटीन है वो लें। लेकिन बहुत ऑयली फूड्स और सॉल्टी फूड्स उनको अवॉइड करो। जैसे हम नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में कहते हैं कि अपनी बैलेंस डाइट रखो, उससे इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिमा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो अपना ख्याल किस तरह से रख सकती हैं, क्योंकि वो एक बेबी कैरियर हैं और साथ साथ उनका भी उन्हें ख्याल रखना होता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते सेगमेंट में हम देखा कि कोरोना की आलमी वबा से जहां पर दुनिया की जो बड़ी बड़ी मईशतें हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं तेल की खपत कम हो जाने की वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ दुनिया में तारीख की पहली मरतबा अगर बात की जाए तो आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई। तो इसके क्या असरात होंगे? और फिर दूसरी बात ये कि जो तेल साज कंपनियां हैं वो मई में तेल जखीरा करने की सहूलियात और ज़खायर पर भी जो जाने के खतरे के पेश नज़र खरीदारों को खुद से पैसे अदा कर रही हैं। अब हो ये रहा है कि लॉकडाउन की वजह से जो आलमी सतह है उसमें तेल की खपत और तलब में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो शदीद कम हो गए हैं। तेल की जो मार्केट है, तेल की जो मंडी है वो क्रैश कर गई। अब ये जो सूरत हाल है उसमें होगा क्या? पाकिस्तान के उसके ऊपर इफेक्ट्स क्या होंगे? अमेरिका में जो सिचुएशन है मनफी सतह तक गिर गई वहां पर, तो उसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात आबिद सुलैरी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आबिद सुलैरी साहब। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, तेल की कीमतों में जिस हद तक कमी हो गई है, इसके असरात क्या होंगे दुनिया भर में और पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त चूँकि डिमांड सप्लाई जो है उसमें एक बड़ा क्लियर मिसमैच है, और ये कोई लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में सिचुएशन जो है ये नहीं होगी। तो एक तो ये है कि तेल की कीमतें लोअर साइड पर रहेंगी। अब दूसरी जो इस पे पाकिस्तान पे है, पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अपने जो ज़खायर रखने की गुंजाइश है वो ऑलरेडी चौक है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो एयर इंडस्ट्री है, जो ट्रेन हैं, शिप हैं और गाड़ियां हैं वो बंद हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी तेल की खपत जो है उसमें नुमाया कमी हुई है। हमारी अपनी रिफाइनरी जो है वो चौक पड़ी है। तो एक तो अगर हम आज सौदे जो हैं वो प्लेस करते हैं ऑर्डर अगर फ्यूचर के लिए, मई जून के लिए, तो शायद हमें उसका कुछ एडवांटेज हासिल हो रहा हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारी डिमांड है कितनी। यकीनन थोड़ा सा फायदा पहुंचेगा, लेकिन इसका नुकसान भी मैं होते हुए देख रहा हूँ, और दो नुकसान हैं जो बड़े अहम हैं। एक ये है कि गल्फ कंट्रीज में यहाँ पे कि अरेबियन लाइट कीमत में भी कमी देखने में आ रही है, $14-15 पर बैरल पे आ गया है। तो जो ये खलीजी रियासतों में तेल की कीमत कम होगी, वहाँ पे जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के, ना सिर्फ ये कि उनकी रोजगार जो है वो खत्म हो रही होगी, बल्कि वहाँ से रेमिटेंसेज आने का सिलसिला भी रुकेगा, और बहुत से लोग जो हैं वो वापस आ रहे होंगे अनएम्प्लॉयड होकर, जिनको यहाँ पे कोरोना के इस सारी वबा में नए रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। दूसरी जो है इसका इशू ये है कि यकीन तौर पर समीउल्लाह तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहेगा आबिद सुलैरी साहब। समीउल्लाह तारिक साहब, यही सवाल जो आबिद सुलैरी साहब से भी किया कि जो तेल की कीमतों में हम कमी देख रहे हैं, और अमेरिका की अगर की जाए तो वहाँ पर तो मनफी सतह तक गिर गई है तेल की कीमत, तो इसके ओवरऑल अमेरिका और फिर पाकिस्तान क्या असरात होंगे? ये डेफिनेटली पाकिस्तान क्योंकि तेल का बड़ा कंज्यूमर है, अपनी जो भी हमारी डेली की कंजम्पशन है उसका हम तकरीबन 80% जो है वो तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ज़ाहिर है हमें इसके अंदर बड़ा फ़ायदा होगा। FY19 पिछले साल में हमने जो है वो तकरीबन $14.5 की तेल और तेल की मसनूआत जो है वो इस्तेमाल की थी। तो इसके बाद जो है ऐसा ज़ाहिर है अगर हर $5 तेल की कीमत जब घटती है तो हमें तकरीबन $8.25 का फ़ायदा होता है।
तो अब जाहिर है इस वक्त क्योंकि हमारी इकॉनमी में लॉकडाउन, हमारी जो कंजम्पशन है डेली की वो भी काफ़ी नीचे आ गई है। लेकिन जैसे ही हमारी इकॉनमी का लॉकडाउन ईज ऑफ हो जाएगा, इसके बाद जो है वो काफ़ी फायदा होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि जो अगले महीने की तेल की कीमत का जो रिविजन है में हमारे जो है तकरीबन वो पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 रुपए कमी वापस हो सकती है। तो जाहिर है इसका फायदा सबको होगा, गरीबों को भी होगा, बाकियों को भी होगा। तो जो है जाहिर है जो इफराती ज़र की शरह है उसको भी 1 से 1.5% फर्क, और ये कि जो है वो इसके साथ ही जो है वो हमारी जो इकॉनमी पे लोड भी कम हो जाएगा। तो ये पहले बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है जाहिर है जैसे आबिद साहब कह रहे थे कि ये ना हो कि पूरी दुनिया की इकॉनमी ही साथ में जो है वो बैठ जाए, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जाहिर है बाहर जाते हैं, उससे हमारे डॉलर आते हैं, और बाकी रेमिटेंसेज जो हैं जो हमारे वर्कर्स बाहर काम करते हैं पैसे भी बाहर से आते हैं, तो वो भी आने जरूरी है। अगर वो आने बंद भी हो जाएंगे तो जाहिर है हम तेल महंगा होगा, सस्ता वो खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ये टोटल है। बाकी है कि जहाँ तक हम तो इस सारी सूरत हाल में जो बैलेंस सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट की जा सकती है दुनिया भर में, आबिद सुलैर साहब, और खास तौर पर पाकिस्तान को इस हवाले से क्या इकदाम करने की जरूरत होगी? देखिए, इस वक्त तो एक आलमी कसाद बाजारी जो है उसकी वार्निंग जो है वो दी गई है सारे मालियाती इदारों की जानिब से, और ये यकीनी तौर पर जो तेल की कीमतें क्रैश हुई अमेरिका में और उसके बाद ब्रेंट और अरेबियन लाइट में भी कमी आई, ये उसी रिसेशन की मैनिफेस्टेशन है। जो नेक्स्ट हमें देखना है वो ये है कि शायद एक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो स्लगिश रहे। अब हमें इंटरनल इकोनॉमी जो है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, उसकी तरफ देखना होगा, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी फूड सप्लाई चेन जो है उनको इंटैक्ट रखना है। देखिए, अगर आपकी खुदा न खास्ता फूड सप्लाई चेन जो है, यानी फॉर्म में यहाँ पे देहातों में चीज़ें पैदा होती हैं और शहरों में कंज्यूमर तक आने में अगर वहाँ पे इंटरप्शन आ जाए तो भले हम 12,000 छोड़ के 12 लाख रुपए जो है वो भी वज़ाइफ दे रहे हो लोगों को और हमारी जेब में सेविंग भी हो। अगर दुकानों पे चावल, गंदम, आटा, चीनी, घी, दालें, अगर इनकी सप्लाई जो है डिस्टर्ब होगी तो वो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक जो है क्राइसिस होगा। और इस वक्त सारा जो हमारा एम्फेसिस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, पार्शियल लॉकडाउन हो, ये यकीनी बनाया जाए जो फूड सप्लाई चेन है वो किसी खलल का शिकार ना हो और उसको सेफली हम कंटिन्यू रखें। अगर उसको हम सेफली कंटिन्यू रख सकेंगे तो फिर बाकी चीज़ें जो है उनको काबू पाना आसान होगा। लेकिन अगर फूड राइट्स जो हैं वो होना शुरू हो गए, जो कि इस वक्त प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं दुनिया में, ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दे दी है कि पहले ये पेंडेमिक थी, उसके बाद आलमी कसाद बाजारी, और तीसरा जो वो बार बार वार्न कर रहे हैं वो ये वार्न कर रहे हैं कि ये खुराक की शदीद क्राइसिस जो है वो पैदा हो सकता है मुख्तलिफ ममालिक में। पाकिस्तान जो है खुशकिस्मत है कि हम खुराक अपनी खुद पैदा करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है। अगर बॉर्डर्स क्लोज भी रहे दुनिया के तो शायद कोई इतना बड़ा हम पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फिर हमें अपनी जो अंदरूनी मुल्क सप्लाई चेन है उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है समीरा तारिक साहब, ये जो प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस में अगर कमी होती है, जैसे कि अब ये भी कहा जा रहा है कि 24 से 25 रुपए तक होगा, तो फौरी तौर पर हमें इसके असरात नजर होंगे, और जैसे कि कहा जाता रहा कि जैसी तेल की कीमतों में कमी होती है तो इसका फायदा फौरी तौर पर महंगाई में हम देखते हैं कि कमी हो जाती है। तो नजर आ रहा है हमें कि महंगाई कम हो सकती है इस वक्त? देखिए, इसमें दो एंगल हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे तेल की कीमत है वो तो इंटरनेशनल प्राइस ड्राइव हो रही है तो कीमत तो फौरन कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा चिकन, दूध वगैरह की प्राइस भी कम हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ एंगल ये है कि हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जैसे सब भी कह रहे हैं। तो सप्लाई चेन हमारी कुछ जगह डिस्टर्ब हो गई, जैसे दूध है तो सारे दूध की चूंकि कंजम्पशन, मिठाई वगैरह की दुकानें बंद हो गई तो दूध की कंजम्पशन बहुत गिर गई है, तो दूध की कीमत भी गिर गई है। लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा टाइम चला तो हो सकता है कि वो जो लोग दूध का सप्लाई का काम कर रहे हैं वो ये काम ही छोड़ दें। तो उसके बाद जब ये कंजम्पशन दोबारा नॉर्मलाइज होगी तो उस वक्त एक जो है वो प्राइस का शॉक आएगा, क्योंकि प्राइस अचानक बढ़ जाएगी, उसके बाद वो नॉर्मलाइज होगी। तो ये चीज पेरिशेबल फूड से अंदर ये फिनोमेना है इस वक्त। और जो नॉन पेरिशेबल फूड है उनकी कीमत तो आप देखिए इस वक्त वो वैसी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। यानी आप चावल की कीमत देखें या दालों की कीमत देखें तो वो कीमत वैसी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि वो लोग जमा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद पता नहीं ये लॉकडाउन कितना लंबा हो, बाद में जो मिल रहा है वो भी ना मिले।
तो ये थोड़ी अजीब सी है। कुछ जो चीजें स्टोर हो सकती हैं वो तो स्टोर ज्यादा भी है, जो स्टोर नहीं हो सकती पेरिशेबल फूड, दूध, टमाटर टाइप की, उनकी कीमत गिर गई है। तो ये जिस दिन चीजें नॉर्मलाइज होंगी उसके बाद ये दोनों चीजें वापस बैलेंस होंगी। ठीक है। आबिद साहब, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, उसमें हमने देखा कि $20 फी बैरल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। दूसरी बात, एक तो इसका फायदा क्या हो सकता है, और फिर अब कुछ हद तक खपत भी बढ़ गई है, हार्वेस्टिंग सीजन भी शुरू हो रहा है, डीजल इस्तेमाल हो रहा है। जी, यकीनी तौर पे डीजल इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका हमें जो फ्यूचर के सौदे हैं, जो हमारी मई की सप्लाई आ रही होगी, उसमें थोड़ा सा मैं रिलीफ मिलता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ हमें इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये जो तेल पे टैक्स किया जाता है वो अभी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेजर सोर्स रहेगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में होता है। अगर आप बरतानिया में तेल की सप्लाई देखें तो वहाँ पे तकरीबन 60 पेंस जो है वो तो फिक्स टैक्स है, 20% उस पर VAT होता है, 10 पेंस जो है वो पेट्रोल पंप वाले का अपना मार्जिन होता है। तो अगर उनको 1 पैनी का भी वो पर लीटर मिले तो उसके ऊपर जो बाकी सारी चीज़ें मिला के 70-80 पेंस पे पहुंच जाता है। और सेम पाकिस्तान में भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद पाकिस्तान की जो तेल की कीमतें 50 रुपये लीटर से नीचे आ जाएंगी। इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ सकता है 10-20 रुपये का, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें गिरती हुई मैं नहीं देख रहा, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट को जब तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हैं, रेवेन्यू के लिए पेट्रोलियम लेवी पे ही रिलाई करना पड़ेगा। तो यकीनन रिलीफ मिल रहा होगा। ये पहले की निस्बत तेल की कीमतें कम हो रही होंगी, लेकिन इनको अब नॉर्मली कम होता हुआ पाकिस्तान में मैं नहीं देखता। ठीक है। समीउल्लाह तारिक साहब, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के जो एयरपोर्ट्स हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भरपूर तरीके से लॉकडाउन है, बंद है। ये कब से स्टार्ट हो सकता है, या इसमें हम देखेंगे कि कब से रिलीफ या SOPs डिज़ाइन करके, प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करके इसको स्टार्ट किया जा सके, ताकि कुछ हद तक जो इकॉनमी है उसको इस्टेब्लिश कर सके दुनिया भर में, इवन इन पाकिस्तान? देखिए, ऐसा है कि जो मेरा ख्याल है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी, इंशाल्लाह वो तो मई से काफ़ी हद तक ईज ऑफ हो जाएगा लॉकडाउन, और ये SOPs के साथ जो है वो ये स्टार्ट कर सकेंगे करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। लेकिन जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा टाइम शायद और लग जाए, क्योंकि अगर आपने देखा हो कि US की, यूरोप की फ्लाइटें अभी तक सस्पेंड हुई है, तो वो ऐसा लग रहा है कि ये शायद इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और शायद ये समर में भी शायद ट्रैवलिंग जो है वो पूरी तरह वापस नॉर्मलाइज ना हो सके, तो इसको टाइम लगेगा। और दूसरा है कि वहाँ भी सप्लाई एयरलाइन वगैरह, उसके प्लेन्स काफ़ी सारे ग्राउंड हो गए, उनको भी दोबारा पूरे साइकिल में आने में अब 4-6 महीने तो लग जाएंगे। वक्त दरकार है यकीनी तौर पर, और सबसे पहला चैलेंज दुनिया भर के लिए यही है कि इस वबा से जान छुड़वाई जा सके, ताकि जो आगे बेहतरी है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो उसके बाद ही मज़ीद इक़दाम किए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद साहब, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।